स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। और मैं हूं आपके साथ रिथि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी हैं, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है जो हर खास व आम के बीच चर्चा का विषय रही। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी और छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम एडिटर सूरज पाठक जी के पास आना चाहेंगे। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? बिल्कुल दीदी, मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, लेकिन उससे पहले मैं एक खबर का जिक्र करना चाहूंगा। दरअसल वो खबर भारत की है और वक्फ बोर्ड का जो संशोधन विधेयक है उसको लेकर के है, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन का मामला जब से सुर्खियों में आया है तब से वक्फ बोर्ड से जुड़े कई नए विवाद सामने आ रहे हैं। और इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने दावा किया है कि मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है, जिसमें दोनों राजनेताओं ने यकीन दिलाया है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे। ये उनके बयान से इस समय सुर्खियां हैं, क्योंकि यदि ये दोनों राजनीतिक दल चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बिल का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके समर्थन से इस समय केंद्र की सरकार चल रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। इस बीच मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का कहना है कि केंद्र को यह विधेयक वापस लेना चाहिए। रहमानी ने कहा कि अगर ये विधेयक संसद में पारित करने के लिए पेश किया गया तो इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कानून के दायरे में रहते हुए लड़ाई लड़ी जाएगी। बताना चाहूंगा कि रहमानी से जब पूछा गया कि क्या जेडीयू टीडीपी के नेताओं से मुलाकात हुई है, उनका रुख क्या है, इस पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हम लोगों की मुलाकातें अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं से हुई हैं। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई और उन्होंने यकीन दिलाया है कि इस विधेयक का विरोध करेंगे। इसके अलावा बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने भी यकीन दिलाया कि वे इसका विरोध करेंगे। यहाँ बताना चाहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उस विषय में कहा है कि वक्त पर सरकार को हाथ नहीं रखने दिया जाएगा। उनका कहना है कि कई अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियों और एनडीए के सहयोगियों को विश्वास दिलाया है कि वो जो मुलाकात हुई है, चाहे बात कर रहे हैं टीडीपी की या जनता दल की बात करें, तो उस मुलाकात को लेकर के अब पूरे देश में सियासी सरगर्मियां लगातार जारी हैं। हालांकि मौलाना रहमानी ने कहा है कि अगर संसद की संयुक्त समिति मुस्लिम संगठनों को बुलाएगी तो वो उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे। यहाँ एक बात और है कि जैसा मैंने उल्लेख किया कि वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर के देश भर में राजनीति गरमाई हुई है और इस बिल के लिए बनी हुई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की एनएससी में बैठक हुई है दिल्ली में। और इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि अगर इसे आज न बदला गया तो इंडिया गठबंधन की सरकार इसे बदलेगी। उन्होंने कहा हजारों मस्जिदों और 50,000 एकड़ से ऊपर की जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा और सरकार का यही प्लान है। मौलाना अरशद मदनी का जो बयान है कि हमारी लड़ाई हुकूमत से है, हम हुकूमत के ऊपर दबाव डालेंगे और अगर नहीं मानेंगे तो हम हुकूमत अलग अलग सूबों के अंदर जो सियासत करे वहाँ मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। एक तरह की उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को नुकसान हो, सरकार ऐसा चाहती है और सारी दुनिया के अंदर इस तरह के लोग हैं जो मुसलमानों से इज्जत रखते हैं। सारी दुनिया में सबसे जिंदा मजहब इस्लाम है। तो ये दोनों बयान, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात को लेकर के, दूसरी तरफ मौलाना मदनी का जो बयान है उसको लेकर के मुस्लिम जो वक्फ संशोधन बिल है उस बिल को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। दूसरी तरफ बात करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता रेप केस और मर्डर केस को लेकर के सीबीआई सच का पता लगाने में जुटी हुई है। सीबीआई ने गुरुवार को आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सियालदाह कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद अब कोर्ट ने संदीप घोष के पॉलिग्राफी टेस्ट की मंजूरी दे दी है और इसके अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलिग्राफी टेस्ट होगा। कोलकाता रेप मर्डर केस की अगली सच्चाई
दरअसल जो वास्तविक घटना हुई थी 8 और 9 अगस्त की रात को जो वहां कुछ घटा था, सीबीआई की पूछताछ में वो पूरा सच सामने नहीं आ पा रहा है। इस वजह से सीबीआई संजय राय, संदीप घोष और उन 4 डॉक्टर्स का पोलोग्राफी टेस्ट कराना चाहती है, जिन्होंने घटना की रात मृतिका के साथ डिनर किया था। सीबीआई को लगता है कि पूछताछ में वो लोग सच नहीं बता रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं। इतना तो साफ हो गया है कि पिछले 7 दिनों की पूछताछ में संदीप घोष ने जो बयान दिए हैं, वो सीबीआई के गले नहीं उतर रहे हैं। सीबीआई उन बयानों को पूरी तरह सच नहीं मान रही। सीबीआई के लिए वो 4 डॉक्टर्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने संजय राय के अलावा पीड़िता को उस रात जिंदा देखा था। जो मुख्य आरोपी ने अपना जुर्म बड़ी आसानी से कबूल कर लिया, लेकिन सीबीआई को मुख्य आरोपी संजय राय और उसके बयानों पर भी शक है। पोलोग्राफी टेस्ट के जरिए सीबीआई जानना चाहती है कि आखिर हत्या की रात उन 4 डॉक्टर्स ने पीड़िता से क्या बात की थी, चारों ने क्या खाना खाया था और खाना खाते वक्त उन लोगों की क्या बात हुई थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश भर में महिलाओं पर हो रही हिंसा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने दुष्कर्म के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। बात करना चाहूंगा कि इजरायली सेना का जो घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि इजरायली सेना ने लगातार गाजा पट्टी में घुसपैठ जो की है वो लगातार घुसती जा रही है और इजरायल के टैंक हमास लड़ाकों को खदेड़ते हुए मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी के क्षेत्रों के अंदर तक घुस गए हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि इजरायली हमलों में पूरे क्षेत्र में कम से कम 22 लोग मारे गए। यहाँ पर एक जिक्र करना जरूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर समझौते पर तत्काल हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पर दबाव डाले हुए थे और इसके कुछ घंटों बाद यह परिणाम सामने आया है कि युद्ध विराम पर महीनों से चल रही वार्ता में बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम के मुद्दे लगातार चल रहे हैं, लेकिन इजराइल और हमास अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ठीक है सूरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वक्फ संशोधन बिल पर सियासत मची हुई है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात के अलग मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं कोलकाता केस में सीबीआई ने ये कहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। इसी क्रम में देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। राजेश सक्सेना जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जो सुर्खियां बनी रही? खबर है जिस तरह से मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में मंकी पॉक्स का खतरा है, इसके चलते शासन ने अलर्ट जारी किया है। ये संक्रामक बीमारी है। हालांकि प्रदेश में फिलहाल इसका कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन एहतियात के तौर पर अगर भोपाल की बात करें तो जेपी अस्पताल की बात की जाए, हमीदिया की बात करें, कस्तूरबा की बात करें, एम्स भोपाल की बात की जाए, यहाँ पर अलर्ट के तौर पर बेड आरक्षित किए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड यहाँ रखे गए हैं। अब अफ्रीका, स्वीडन, सऊदी अरब और पीयूके व बांग्लादेश से लौटे यात्रियों पर नजर रखी जाएगी। लक्षण पाए जाने पर जांच कराई जाएगी। पॉजिटिव केस मिलने पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर विगत 21 दिनों में रोगी के संपर्क में आए लोगों को फौरन आइसोलेट किया जाएगा। सभी केस एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के जिला जो सर्विलांस अधिकारी की निगरानी में होंगे। तो मध्य प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट है। अगर बात करें इस संक्रमण को लेकर तो जिस तरह से डॉक्टर्स का कहना है, जिस तरह से सीएमएचओ का कहना है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में कोई भी मंकी पॉक्स का पॉजिटिव केस नहीं आया है। अगर कोई संदिग्ध मरीज मिलता है तो उसकी जांच के लिए सैंपल एनआईवी पुणे भेजे जाएंगे। पॉजिटिव केस आने के बाद उसके 21 दिन में संपर्क में आए लोगों को की जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर न केवल भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और पूरे सारे जगह इसको लेकर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। तो दूसरी तरफ अगर एक खबर की बात करें कि जिस तरह से ये मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़ी खबर है, जहां पर एक दिन पहले पुलिस पर पथराव हुआ था। सिटी कोतवाली पर पथराव मामले में गुरुवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी जो है कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली की हवेली पर बुलडोजर चलवा दिया। हवेली का निर्माण 20,000 वर्ग फीट में बगैर अनुमति था। इसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए थी और इस पूरे मामले को लेकर अब जो सियासत है
जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। ठीक है। शहजाद ने ये हवेली की अगर हम बात करें तो एक जो फिल्म थी सनम बेवफा, उससे प्रेरित होकर ये बनवाई थी। दूसरी तरफ जिस तरह से उसकी हवेली पर जो बुलडोजर चला, 20,000 वर्ग फीट पर बना था, 20 करोड़ रुपए की लागत थी। उसके बाद जो राजनीति है वो तमाम तरह के बयान अब इसको लेकर सामने आए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राज्य सरकारें बहाना तलाश कर मुसलमानों का घर तोड़ रही हैं। मोदी सरकार बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को चल रही है। सुप्रीम कोर्ट वो इसको लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है कि जिस तरह का आतंक मचाने का काम किया गया है छतरपुर में, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर देंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। एक खबर जो है वो जन्माष्टमी से जुड़ी हुई है। प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 26 अगस्त को जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाने का आदेश जारी किया है। इसके तहत कृष्ण मंदिरों में साफ सफाई होगी और स्कूल कॉलेजों में भगवान कृष्ण के जीवन दर्शन पर आधारित सांस्कृतिक आयोजन होंगे। सरकार ने गुरुवार को सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में भगवान कृष्ण की शिक्षा, मित्रता और जीवन दर्शन पर आधारित विभिन्न विषयों पर विद्वानों के माध्यम से व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एक खबर मौसम से जुड़ी हुई है। जिस तरह से लगातार जो बारिश का जो दौर है एक बार फिर शुरू हो गया है। एक नया एक सिस्टम बना है, उसके चलते लगातार जो बारिश का दौर जारी है और कई जिलों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार जिस तरह से जो नया साइक्लोनिक सिस्टम बना है उसमें मध्य प्रदेश के तकरीबन जो 21 जिले हैं वो इसमें जो जिनका बारिश का दौर है, मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लो प्रेशर एरिया की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। अगले 4 दिन यानी कि 26 अगस्त तक तेज बारिश का दौर रहेगा। जिस तरह से खास तौर पर अगर बात की जाए तो शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी ऐसे तमाम सारे 21 जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना मौसम केंद्र ने जताई है। ठीक है राजेश जी, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। मंकी पॉक्स को लेकर प्रदेश का पूरा स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। वहीं छतरपुर में जो घटनाक्रम हुआ है उससे प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की ओर रुख करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में खबरों को लेकर क्या मिजाज रहा, सुनील नामदेव जी बताएंगे। सुनील जी। देखिए, अच्छी खबर से हम आज की शुरुआत करेंगे। रायपुर और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के बीच में लाइट मेट्रो चलेगी और रशियन टेक्नोलॉजी से चलेगी। इसके लिए रूस में एक MOU हुआ है नगरीय प्रशासन विभाग और रायपुर नगर निगम एवं रशियन गवर्नमेंट के साथ। वहां के इंजीनियर्स आएंगे, सर्वे करेंगे और जल्द से जल्द यहाँ के नागरिकों को लाइट मेट्रो मुहैया कराई जाएगी। ये विकास की दिशा में और लोगों की सुविधाओं को लेकर, जन सुविधाओं को लेकर एक बड़ा कदम सरकार का माना जा रहा है। एक दूसरी खबर थोड़ी गंभीर है क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर स्वाइन फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटों में बिलासपुर डिवीजन में 3 लोगों की मौत हुई है। इसके पूर्व बीते 1 माह में, अगस्त माह से इसकी शुरुआत हो गई थी इस बीमारी की, तो लगभग 15 लोग मारे जा चुके हैं और पिछले 24 घंटों में जो घटना हुई है उससे डर पैदा हो रहा है कि इसका संक्रमण अन्य इलाकों में न फैले। फिलहाल बिलासपुर और राजनांदगांव जो डिवीजन है, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर डिवीजन है, यहाँ पर इस बीमारी का संक्रमण देखा जा रहा है। H1N1 वायरस के लगभग आधा सैकड़ा मरीज सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं। एक अन्य खबर है बारिश को लेकर कि एक बार फिर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार पिछले 1 हफ्ते से छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है और जो अनुमान जताया जा रहा है कि 26 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अलग अलग इलाकों में अलर्ट जारी है। प्रशासन निगाह रखे हुए है। तमाम खाली बस्तियां जहां पर भी पानी का जमाव होता है वो पहले से ही सुरक्षित कर ली गई हैं। इसके अलावा नदी के तटों के किनारे पर भी जो बस्तियां बसी हुई हैं उन्हें सुनियोजित रूप से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। जी
ठीक है सुनील जी, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, वहीं स्वाइन फ्लू का जिक्र किया जिस पर प्रदेश का खतरा मंडराया रहा है। अब उत्तर प्रदेश की ओर रुख करना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जिन पर सबकी नजर टिकी रही? रिद्धि, आपको बता दूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में पीपीएस अफसरों के तबादले गुरुवार को शासन ने किए हैं और डिप्टी एसपी से एडिशनल एसपी बनाए गए हैं। 17 पुलिस अधिकारियों की नई जिम्मेदारी दी गई है। बता दूं कि जो आईएएस और आईपीएस ट्रांसफर के बाद में जो पीपीएस है उनका ट्रांसफर हुआ है। इसी क्रम में लगभग 17 पीपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं और ये सभी सीयू से एएसपी बने हैं और पीपीएस अफसर हैं। इन्हें अब नई तैनाती एडिशनल एसपी के तौर पर मिलेगी। बता दूं कि गुरुवार शाम को ट्रांसफर किए गए और अफसरों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन अफसरों के तबादले किए गए उनमें एसीपी लखनऊ पुलिस कमिश्नर पंकज कुमार सिंह और एडीसीपी लखनऊ कमिश्नर डिप्टी एसपी एसटीएफ लाल प्रताप सिंह, एएसपी डिप्टी एसपी जौनपुर अरविंद वर्मा प्रथम एएसपी सिटी और डिप्टी एसपी कुंभ मेला अंशुमान मिश्रा एएसपी कुंभ मेला प्रयागराज। तो इस अगर हम बात करें रिद्यु तो लगभग 17 लोगों के जो है वो ट्रांसफर हुए हैं। वहीं मैं बात करूंगी कि मायावती ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि पीएससी अध्यक्ष मायावती ने लिखा है कि एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण मामले में मायावती ने बोला है कि केंद्र सरकार ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। भाजपा एससी एसटी आरक्षण विरोधी है और सपा कांग्रेस की चुप्पी घातक है, तो अम्बेडकरवादी लोगों का हित बीएसपी में ही सुरक्षित। अगली खबर के रुख कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश पार्टी पर होगी और 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को 2 पालियों में परीक्षा 60,044 पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद में कॉलेज के अंदर प्रवेश होगा और 48,17,441 अभ्यर्थियों में आवेदन किया है और 67 जिलों के 1114 केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 9,50,000 अभ्यर्थी प्रत्येक दिन परीक्षा में होंगे शामिल और 2 घंटे की परीक्षा 5 मिनट तो इसमें 30 मजिस्ट्रेट और परीक्षा केंद्रों में लगे प्रत्येक टीवी के दायरे में 24 अभ्यर्थी होंगे और सेंटर्स पर एआई के जरिए अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल रोकने के जैमा लगेंगे और चिन्हित हॉट स्पॉट की ड्रोन कैमरों से चेकिंग की जाएगी। वहीं एसटीएफ पुलिस क्राइम ब्रांच में तमाम एजेंसियां सक्रिय रहेंगी। आपको रिद्धि बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय पार्टी में जो परीक्षा कहीं न कहीं उनका खुलासा हो जा रहा है और परीक्षा में जो लोग सक्रिय थे इसकी वजह से सरकार की छवि खराब हो रही थी। तो इस बार जो ये परीक्षा हो रही उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ डीजीपी लगातार तो कह रहे हैं इस बार ऐसा कोई ना हो कि परीक्षा पेपर आउट किया जा सके, उसको लेकर पूरी ताकत से जो है शासन लगा हुआ। ठीक है ज्ञानेश जी, आपने सही जिक्र किया। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन लगातार एक्टिव है और पेपर लीक को लेकर लगातार एक्टिव है और जरूरी सुविधा मुहैया कराई गई हैं। अब देवभूमि को रुख करना चाहूंगी। महेश जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जिस पर सबकी नजरें टिकी रही? दीदी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ उत्तराखंड में मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र पे कल अनुपूरक बजट पेश किया गया है। लगभग 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट यहाँ पेश किया गया है। साथ ही 8 विधायक भी कल लिए गए हैं, 8 विधेयक भी कल पेश किए गए हैं। लगातार जो विपक्ष के विधायक हैं वो लगातार सत्र को बढ़ाने की मांग करते रहे और अपनी बात को नियम 99, 299, 300 और 58 में यहाँ लगातार वो अपनी बात कहते रहे। अपने विकास के लिए वो अपने क्षेत्रों की पैरोकारी करते नजर आए। तो बहुत सारे विधायकों ने, जो कांग्रेस के और एक निर्दलीय विधायक उमेश कुमार है, उन्होंने सरकार को घेरा कि लगातार ग्रीष्मकालीन जो गैसें है केवल ये पिकनिक स्पॉट बन गया है। ये कम से कम यहाँ पर 10 दिन का मिनिमम या 15 दिन का मिनिमम होना चाहिए ताकि विधायक अपनी बात कह सके और सत्र को लगातार व्यवस्था बना करके आगे चला जा सके और क्षेत्रों में विकास हो सके। उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर लगातार बात होनी चाहिए। ऐसे में सरकार के संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने कहा है कि अभी चूंकि मानसून सत्र
छोटा ही होता है, उसको अभी केवल अनुपूरक बजट पेश करना होता है, तो उसके लेकर के बहुत ज्यादा अब इन लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं दीदी कि लोअर 17 पद यहाँ पर सर्जित हो गए हैं, इन पर भर्ती जल्दी करेगा। और जो हरिद्वार से बहुत बड़ी खबर थी, पायलट बाबा जो हरिद्वार में अपने नाम से जाने जाते थे, वो वो विलीन हो गए हैं। और कल संतों का जो जमाना था, बहुत संतों का सैलाब वहां पर देखने को मिला। तो मैं आपको बता दूं कि एक खबर कोटद्वार से है, जहाँ 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वहां का एक बाबू पकड़ा गया है, शायद पकड़ा गया है, उसे विजिलेंस ने वहां पकड़ा है। तो उत्तराखंड में स्मार्ट जो मीटर्स हैं, अब वो स्मार्ट मीटर वो रीडिंग उसी पर लगाएंगे। अब ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर जुड़ जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पे करेंगे। यानी कि कोई लोड होता है तो वो लोड, अभी यदि कोई अतिरिक्त लोड है तो वही पता लग जाएगा। ये देहरादून में यहाँ पहला स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि देहरादून की सड़कों पर कल कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की, धक्का मुक्की हुई और पुलिस के साथ में बहुत ज्यादा देर तक वो संघर्ष नजर आए। उनका कहना था कि ईडी और सेबी दोनों जो काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, और उसकी जो अडानी कंपनी है, अडानी कंपनी के जो उसमें स्टेक है, सेबी के स्टेक है। तो मैं आपको बता दूं कि कल हंगामे का सत्र रहा है। आज भी संभावना नजर आ रही है कि आज भी हंगामा रहेगा, कि अनुपूरक बजट आज के उसमें चर्चा होगी। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आज एक रुद्रप्रयाग से आई है, सुबह भारी बारिश से बादल फटने से दमने से 4 नेपाली मजदूरों की मौत हो गई है। 12 नेपाली के थे और लगातार यहाँ पर काम कर रहे थे, और सुबह के ये घटना है बहुत ज्यादा मतलब एक खबर ये मैंने बताई है। ठीक है महेश जी, मानसून सत्र के दौरान प्रदेश में गहमा गहमी का माहौल है, वहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी का भी जिक्र किया गया, पिकनिक स्पॉट के बारे में बताया गया। इसी क्रम में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।